आज हम लोग टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे बात करने वाले हैं, यानी मांग की लोच कितने प्रकार की होती है। अभी तक ने जो हम लोग देखा है वो ये देखा है कि मांग की लोच कीमत के आधार पर, यानी कि प्राइस बढ़ने से किसी वस्तु की मांग में क्या परिवर्तन होता है, किस सीमा पर होता है या किस सीमा तक होता है, ये हम लोग देखें, जिसको हम लोग मांग की कीमत लोच किए। सामान्यतः लोच का मतलब प्राइस इलास्टिसिटी से ही होता है, यानी कीमत से ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कीमत से ही डिमांड प्रभावित होता है। जैसा हम लोग देखे थे कि मांग के निर्धारक कारक या डिटर्मिनेंट फैक्टर ऑफ डिमांड कौन कौन सा है। 5 फैक्टर हम लोग देखे थे, याद है आपको, जिसमें पहला फैक्टर था प्राइस, बाकी दूसरा फैक्टर भी था ना। तो उसी तरह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के भी 3 टाइप है, 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच 3 तरह का होता है। पहला प्राइस बेस्ड इलास्टिसिटी या कीमत आधारित लोच। जिसमें हम लोग देख चुके हैं कि किसी वस्तु का कीमत बढ़ता है तो वहां पे डिमांड घट जाता है, किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो वहां पे डिमांड बढ़ जाता है। कोई ऐसी भी वस्तु होती है कि कीमत बढ़ने और घटने से भी उसके मांग पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। तो पहला है कीमत पर आधारित। दूसरा जो टाइप्स है वो है आय पर आधारित। सुनाई दे रहा है आपको? हाँ, दूसरा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो है आय पर आधारित, यानी कि जब आय प्रभावित होता है तो आप कह सकते हैं कि आय पर आधारित लोच, यानी कंज्यूमर का जब आय बढ़ जाता है, इनकम बढ़ जाता है, तो मार्केट में गुड्स और सर्विसेज का डिमांड बढ़ जाता है। और जब कंज्यूमर का आय घट जाता है तो डिमांड कम हो जाता है। वो है आय पर आधारित लोच या इनकम बेस्ड इलास्टिसिटी। तीसरा प्रकार होता है, हम कहते हैं इसको त्रियक लोच, यानी कि 3 फैक्टर बिहाइंड इलास्टिसिटी। एक ही में 3 कारक, जिसको हम कहते हैं त्रियक लोच, यानी 3 फैक्टर होते हैं और 3 फैक्टर जिससे मांग प्रभावित होता है या वस्तु की मांग में लोच आता है। तो ये टोटल 3 प्रकार का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, याद रखिएगा। ये अपने आप में क्वेश्चन है, पूछ देगा कि इनमें से कौन से मांग के लोच हैं या कितने प्रकार के मांग के लोच होते हैं। 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार। तो अभी तक से आप सिर्फ एक ही जानते थे, लेकिन नहीं, ये 3 प्रकार का होता है। समझ में आया? हाँ, इसको लिखते भी चलना है। और अब इसमें हम लोग बारीकियों को देखेंगे कि क्या क्या है इसके अंतर्गत हमको देखना है। अब सबसे पहले कीमत पर आधारित लोच को हम लोग खोलने वाले हैं। सामान्यतः हम देख चुके हैं कि कीमत पर आधारित लोच क्या है, कैसे काम करता है। अब कीमत पर आधारित लोच को 5 क्लास में बांटा जाता है, यानी ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कीमत बेस्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 5 प्रकार का होता है। ये भी 5 तरह का होता है। इसको ऐसे लिखें तो ज्यादा बेटर। 5 प्रकार हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि
ये जो मांग के मात्रा में परिवर्तन लाता है वो कहीं ना कहीं एक निर्धारित सीमा तय करता है कि कितना इलास्टिसिटी होगा और कितना इलास्टिसिटी नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो श्रेणी है या क्लास है टाइप्स ऑफ प्राइस बेस्ड इलास्टिसिटी या कीमत के आधार पर जो मांग की लोच है उसका जो क्लास है जिसको हम 5 श्रेणियों में बांटते हैं वो इसलिए है क्योंकि अलग अलग क्लास में मांग की लोच अलग अलग होती है। जैसे पहला क्लास हम ये मान सकते हैं कि कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं या कुछ ऐसे मांग होते हैं कि थोड़ा सा भी अगर कीमत में ऊंच नीच हुआ तो या तो मांग पूरी तरह से गिर जाएगी या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर सैचुरेटेड स्थिति में है तो मांग इन्फिनिट होता है, अनंत होता है। कुछ ऐसे वस्तु होते हैं या कुछ इस प्रकार की डिमांड होती है कि मांग में उतना परिवर्तन या चेंज नहीं होता है जितना कीमत में होता है। मान लो कीमत अगर 10% बढ़ा तो इलास्टिसिटी या मांग की लोच 10% घटेगी नहीं बल्कि 1-8% घटेगा, 9% मांग बना रहेगा, यानी कि 1-2% का अंतर होता है। तो इस तरह से जो इलास्टिसिटी होता है कीमत के आधार पर उसको हम 5 वर्गों में विभाजित करते हैं। उसमें पहला है पूर्णतया लोचदार। पूर्णतया लोचदार ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से इस सिंबल से डिनोट करते हैं। जैसे ये इन्फिनिट होता है, इस तरह से पहला ये होता है। अब ये क्या होता है तो इसके अंतर्गत जब प्रचलित कीमत पर लिखते भी चलना है, इसमें क्या होता है पूर्णतः लोचदार में, इसके अंतर्गत जब प्रचलित कीमत पर या प्रिवेलिंग प्राइस पर इसमें क्या होता है प्रिवेलिंग प्राइस या प्रचलित कीमत, प्रिवेलिंग प्राइस पर मांग इन्फिनिट होता है। मांग जितना मन उतना रहता है, उसका कोई लिमिट नहीं रहता है। मतलब वो मांग बढ़ते ही रहता है, घटता नहीं, ठीक है। एक जब इन्फिनिट होता है उसको आप कहीं पे ये नहीं कर सकते हैं, उसका मांग बढ़ते रहता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक खास चीज ये है कि घट भी सकती है, ऐसा नहीं है कि घर बढ़ेगा नहीं, सिर्फ बढ़ ही रहा है, घट भी सकता है, वो पूरा घट भी सकता है। मतलब मांग अगर कीमत अगर स्थिर है तो वस्तु की मात्रा कभी बहुत बढ़ जाएगी, कभी बिल्कुल घट जाएगी। उसका कोई ये ठिकाना नहीं है कि वो क्या करेगा, किस स्थिति में जाएगा अगर कीमत स्थिर है तो। यानी कि ये पूरी तरह से लोचदार होता है, इलास्टिसिटी इसमें बहुत ज्यादा होता है। कोई जरूरी नहीं है कि आज प्राइस किसी चीज का अगर 100 रुपया है तो उसका मांग अगर 1000 है तो कल भी 1000 बना ही रहेगा। 100 रुपया प्राइस रहने पर भी वो घट करके 100-200 पे आ सकता है। इसी को कहा जाता है कंप्लीट इलास्टिसिटी, यानी कि पूर्णतः लोचदार मांग। दूसरी ओर इसमें एक और चीज दिखाई देता है कि अगर इसमें मांग कीमत में थोड़ी सी भी वृद्धि हो जाती है तो वस्तु की मांग शून्य भी हो सकता है। यानी कि कीमत में अगर वस्तु की मांग अगर इसमें कीमत में थोड़ी सी भी वृद्धि हो जाती है तो वस्तु की मांग शून्य भी आ सकता है, बिल्कुल गिर जाएगा वो। तो इससे पता चलता है कि उसमें कितना इलास्टिसिटी है, कितना उसमें लोच है। तो ये ऐसा इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करता है जो पूरी तरह से कंप्लीट इलास्टिसिटी रखता है। मांग या तो बढ़ जाएगा या तो गिर जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ये कुछ शेयर मार्केट की तरह है।
ये कुछ शेयर मार्केट की तरह है। जैसे कोई शेयर मार्केट देखिएगा कि एक स्टैंडर्ड कीमत तो उसका बहुत डिमांड है, परसों दिन पता चला कि गिर गया है। तो ये कहां पे होता है? जहां पे कंपटीशन होता है। जब किसी वस्तु में कंपटीशन होने लगता है वहां पे, यानी पूर्ण प्रतिस्पर्धा के स्थिति में ये आपको मिलेगा। जहां पे जिस उत्पादन या वस्तु में या सेवा में पूर्ण कंप्लीट कंपटीशन होता है वहां पे ये चीज दिखता है। जैसा हमने आपको शेयर मार्केट में बताया, किसी शेयर का डिमांड है तो एक प्रिविलिंग जो प्राइस है या जो प्रचलित कीमत है उस पर पूरा डिमांड बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, लोग खरीदे जा रहे हैं, अचानक धड़ाम से गिर गया, उसी कीमत पर डिमांड एकदम रुक गया, क्योंकि वहां पे कंपटीशन है। हो सकता है कस्टमर को कोई दूसरा ऑप्शन मिल गया, ठीक है, या उससे विश्वास उठ गया। तो ये है कंप्लीट इलास्टिसिटी। अब इसको अगर हम लोग अगर ग्राफ में देखने जाए तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ भी हम लोग देखते चलते हैं थोड़ा थोड़ा। अब इसका अगर आपको ग्राफ बनाना है, आपको यहां तक दिखाई देता है, जहां हाथ रखे हैं यहां तक दिखता है, नीचे में जहां पर हाथ रखे हैं, हाँ ठीक है, ये दिख रहा है, ठीक है, वेरी गुड। तो ये O है, ये एक्स एक्सेस है, ठीक है, और ये Y है। इस पे हम प्राइस को रख लेते हैं। एक्स एक्सेस पे प्राइस है, प्राइस 1 और प्राइस 2। ये प्राइस स्टैंडर्ड या प्रिविलिंग प्राइस है सपोज, ठीक है। अब मान लो प्रिविलिंग प्राइस ये है, ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब इस स्टैंडर्ड पे हम लोग देखते हैं तो इसका डिमांड मान लो पहले बार यहां पे था, तो इस तरह से होगा। इसी प्राइस पे हो सकता है डिमांड बढ़ करके यहां आ जाए, सेम प्राइस पे, ठीक है, और हो सकता है इसी प्राइस पे बढ़ करके यहां पे चले जाए। यानी प्राइस जब प्रिविलिंग रहता है तो ये कुछ इस शेप में होता है, प्रचलन में रहता है। हो सकता है प्राइस अगर बढ़ जाए तो इसकी डिमांड घट करके यहां पे चली जाए, ऐसे हो जाए, बिल्कुल शून्य के लेवल पे आ जाए, या हो सकता है बिल्कुल न हो। तो ये है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, जहां पे इन्फिनिट होता है। यानी कि प्राइस अगर प्रचलन में है तो बढ़ता रहेगा, अगर बढ़ गया तो हो सकता है गिर जाए। क्लियर है? यानी कि इसमें लिख लो, पूर्ण लोचदार की स्थिति में, पूर्ण लोचदार की स्थिति में इसके डिमांड ग्राफ या मांग का ग्राफ एक्स एक्सेस के समानांतर रहता है। पूर्ण लोचदार की स्थिति में या कंप्लीट इलास्टिसिटी की स्थिति में इसके डिमांड ग्राफ या मांग का ग्राफ एक्स एक्सेस के समानांतर रहता है। अब दूसरे प्रकार का जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो है, सुनाई दे रहा है आपको? दूसरे प्रकार का है लोचदार इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में दूसरा प्रकार है लोचदार मांग। इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, लोचदार मांग। इसमें क्या होता है कि लोच जो होता है ईडी वो इकाई से ज्यादा होता है। तात्पर्य यह है कि इस
लोच की स्थिति में किसी वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन उसके कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से ज्यादा होता है। लिख लीजिए, किसी वस्तु की इस लोच में, इसको हम लोग सापेक्षता लोचदार मांग भी कहते हैं, रिलेटिव इलास्टिसिटी डिमांड या रिलेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सापेक्षता लोचदार मांग भी इसको कहा जाता है। तो इस मांग या इस लोच की स्थिति में किसी वस्तु की मांग का आनुपातिक परिवर्तन, किसी वस्तु की मांग का आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होती है। कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होती है। ठीक है, तात्पर्य यह है कि मान लीजिए किसी वस्तु का कीमत था 1000 रुपया, तो 1000 जब इसका कीमत था तो इसका डिमांड था मार्केट में 10, लेकिन जैसे ही ये 1000 के जगह 700-800 रुपये हुआ, अब इसका डिमांड बढ़ के 50 हो गया। यानी कि वस्तु की कीमत जैसे ही थोड़ा सा भी घटता है, उस कीमत के समानुपात में मांग नहीं बढ़ता है, बल्कि उससे कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। और ये विशेष करके लग्जरियस आइटम में देखने को मिलता है। जैसे आप देखेंगे, अभी देखिए एक एकदम रिसेंट एग्जांपल लीजिए, महिंद्रा एक्सयूवी, थोड़ी सी उसने कीमत कम की। अपने महिंद्रा एक्सयूवी में स्कॉर्पियो का एक्सयूवी जो निकाला है, उसमें उसने थोड़ी सी मांग कम की और आधे घंटे के अंदर में 10,000 बुकिंग हो गया उसका। अब इसी से समझ लीजिए वो कितना इलास्टिसिटी है उसमें। यानी कि कीमत में जितना कमी किया गया है, उससे कई गुना ज्यादा डिमांड बढ़ गया। तो यानी इलास्टिसिटी ज्यादा है प्रति इकाई वस्तु के, ड्यू टू द प्राइस, कीमत के आधार पर या कीमत के कारण। ठीक है, लिख लो, लिख लो। इसमें सामान्यतः विलासिता की वस्तुओं की मांग को रखी जाती है। इसमें सामान्यतः विलासिता की वस्तुओं की मांग रखी जाती है। तीसरा डिमांड टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी है। ये समझ में आ गया। और विलासिता की वस्तु क्या होता है, लग्जरियस गुड्स या लग्जरियस आइटम क्या होता है? लग्जरियस आइटम का मतलब उस आइटम को कहा जाता है जिसके नहीं रहने से आपके जीवन पर कोई प्रभाव विशेष नहीं पड़ने वाला है। आप अपने सुविधा के लिए लेते हैं, ऐशो आराम के लिए लेते हैं, जो अपनी संपन्नता को दिखाने के लिए लेते हैं, लग्जरियस आइटम। अगर आपके पास कार नहीं होगा तो ऐसा नहीं है कि आप मर जाएंगे या आपका शरीर बीमार हो जाएगा या आपका समाज में इज्जत खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आप कार लेते हैं स्टेटस के लिए, अपनी शौक के लिए, तो इसको कहा जाता है लग्जरियस गुड। जैसे कार हुआ, और भी होम अप्लायंसेस बहुत सारे हैं, जैसे एसी है, फ्रिज है, टीवी है, कंप्यूटर है। अब आपको ज़रूरत नहीं है फिर भी आप वो सब ले रहे हैं क्योंकि आपके पास पैसा आ गया है। अक्सर आप देखेंगे, अक्सर आप इसको देख लीजिएगा, जब भी किसी व्यक्ति को कोई चीज़ खरीदना होता है लग्जरियस गुड्स, तो वो फेस्टिवल का वेट करता है, त्योहार का इंतजार करता है। काहे के लिए भाई? तो त्योहार में 10% का ऑफर आता है, डिस्काउंट ऑफर। अब उस 10% के डिस्काउंट ऑफर जैसे ही कंपनी लाती है, उसकी मांग कई गुना बढ़ जाती है। समझ में आया? हाँ, तो वही है रिलेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सापेक्षता लोचदार मांग।
तीसरा है कहा जाता है इकाई के बराबर लोच। इकाई के बराबर लोच, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है ED = 1। ये शॉर्ट फॉर्म जो है याद रखना है, ये अपने आप में क्वेश्चन है। ED = लोच, इसमें लिख लीजिए। इस लोच में जब मांग का आनुपातिक परिवर्तन, इस लोच में जब मांग का आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन के बराबर होता है, परिवर्तन के बराबर होता है, तो उसे ही इकाई के बराबर लोच कहा जाता है। यानी कि कीमत अगर जितना बढ़ा उतना डिमांड थोड़ा कम हो गया, कीमत अगर थोड़ा कम हुआ तो मांग भी थोड़ा बढ़ गया। इसी को कहा जाता है इकाई के बराबर लोच, यानी कि इलास्टिसिटी इक्वल विथ प्राइस। लोच कीमत के बराबर होता है। लिख लो, इसमें आगे लिख लो। इस लोच में कीमतों के घटने या बढ़ने से, इस लोच में कीमतों के घटने और बढ़ने से वस्तु पर किया गया खर्च, इस लोच में कीमतों के बढ़ने या घटने से वस्तु पर किया गया खर्च अगर समान रहता है, बराबर रहता है, उसे ही इकाई के बराबर लोच कहा जाता है। और इसमें विशेषकर वो वस्तु आता है जो आरामदायक होता है, जिससे आपको आराम मिलता है। तो इसमें आराम देने वाली वस्तुओं को शामिल किया जाता है, आरामदायक वस्तु। जैसे मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं या किसी साधन की या टेक्नोलॉजी की आपकी जरूरत है जो आपके पास आ जाएगा। जैसे अब ऐसे समझ लो कि कोई किसान है, उसको ट्रैक्टर चाहिए, तो ट्रैक्टर के आने से उसका काम आसान हो जाएगा। अगर नहीं भी होगा, ट्रैक्टर नहीं भी मिलेगा तो भी वो बैल से खेती कर सकता है, लेकिन अगर वो मिल जाएगा तो उसके लिए आराम हो जाएगा, कम समय में कर सकता है। तो ये ज्यादा प्रभाव मतलब मांग में परिवर्तन नहीं करता है, ये बराबर होता है कि ज्यादा अगर कीमत बढ़ गया तो इसकी डिमांड भी उसी लेवल पे कम हो जाएगा, कीमत थोड़ा घट गया तो थोड़ा सा इसका डिमांड बढ़ जाएगा, ज्यादा नहीं बढ़ेगा ना तो ज्यादा घटेगा। तो ये आराम देने वाला साधन। और भी बहुत सारे हैं, आप कल्पना करके या आप सोच करके थोड़ा सा दिमाग ये करके लिख सकते हैं ताकि आपका समझ विकसित हो जाए। तो ये ऐसे अप्लायंसेस है या ऐसे साधन है जिसके माध्यम से आपकी इलास्टिसिटी पर यूनिट पर प्राइस इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट चौथा है बेलोचदार मांग या बेलोचदार मांग की लोच। ईडी बेलोचदार मांग लोच। इसमें होता है ईडी कम होता है या इलास्टिसिटी कम होता है प्राइस के तुलना में। हाँ, बेलोचदार या नॉन इलास्टिसिटी डिमांड। नहीं, त्रियक लोग पे अभी कहाँ गए? अभी तो इसी का हम टाइप्स पढ़ रहे हैं, प्राइस बेस्ड इलास्टिसिटी का
हाँ, कीमत के आधार पे जो 5 क्लास किए हैं उसका चौथा टाइप्स हम पढ़ रहे हैं। अभी उसमें कहाँ चले गए आप? वो अभी चैप्टर तो उधर गए ही नहीं, उधर तो हम लोग पहुंचे ही नहीं है। ठीक है, वो तो अलग है। तो ये है नॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि ये ऐसी स्थिति को दर्शाता है या ऐसे लोच को बताता है जब मांग का आनुपातिक परिवर्तन, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जब मांग का आनुपातिक परिवर्तन, जब मांग का आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से कम होता है, यानी कि कीमत ज्यादा होता है, अगर ज्यादा कीमत हो गया तो भी थोड़ा सा परिवर्तन हो, परिवर्तन से कम होता है। सपोज मान लो, एक उदाहरण से समझ लो, मान लो किसी वस्तु का, किसी गुड्स का या किसी भी चीज का, कमोडिटीज का पहले रेट था 100 रुपए, तो इसका डिमांड था 10। ठीक है, अब इसमें मान लो 10% का इनहेंस हो गया, 10% प्राइस इंक्रीज कर गया, तो हो गया 110। होना क्या चाहिए था? रूल ऑफ डिमांड के अनुसार होना यह चाहिए था कि इसमें 10% डिमांड कम हो जाए, यानी कि 10 के जगह पे कितना हो जाए? 9। 10%, 10 का 10% कितना होगा? 1, यही होगा ना? हाँ, तो इसका डिमांड हो जाना चाहिए था 9। लेकिन पता क्या चल रहा है कि भाई 10% वृद्धि के बाद भी ये घट करके 9 नहीं हुआ, बल्कि 9.5 पौने 10 रह गया। मतलब थोड़ा सा चेंज हुआ, प्राइस 10% बढ़ा और डिमांड माइनर चेंज हुआ। इसका मतलब यह है प्राइस इंक्रीज इसमें, या प्राइस इलास्टिसिटी ज्यादा होता है कंपेयर टू द डिमांड इलास्टिसिटी, यानी कि कीमत अगर ज्यादा होगा तो भी इसके मांग पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, थोड़ा सा पड़ता है। तो ये कहाँ मिलेगा आपको? लिख लो, इसका परिभाषा लिख लिए। जब मांग का आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से कम होता है, उस स्थिति में मांग की लोच 1 से कम होती है। उस स्थिति में मांग की लोच 1 से कम होती है, यानी जितना कीमत बढ़ा उतना इलास्टिसिटी नहीं होता है, उससे कम होता है। ठीक है, इसको हम लोग फिर बनाएंगे भी, जैसे मेथड जब इसको कैलकुलेशन देखेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे ये काम करता है। अब इसको अगर आपको देखना है तो आप इसको उन इसेंशियल गुड्स पे देख सकते हैं, उन मौलिक या मौलिक मांगों पर देख सकते हैं जिसके नहीं होने से या जिसके कीमत बढ़ने से भी किसी तरह का कोई बाजार पर मांग पर प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आप देखिए दवाई, मेडिसिन देख लो। मेडिसिन, अगर कोई मेडिसिन आपको जरूरत है, मान लो किसी भी तरह का मेडिसिन है, बीपी का, शुगर का, कोलेस्ट्रॉल का, हाइपरटेंशन का, किसी भी तरह का मेडिसिन की जरूरत है, तो क्या आप कल्पना करो, क्या उसकी कीमत अगर बढ़ जाती है तो उसका डिमांड कम होगा? पता चलेगा बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर कम हुआ है, क्योंकि उसका कीमत से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह खाद्य वस्तु, अगर चावल का दाम बढ़ भी जाएगा तो आप चावल खाना छोड़ देंगे, आटा का दाम बढ़ भी जाएगा तो आटा खाना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे, आप खरीदेंगे। तो डिमांड थोड़ा बहुत कम हो सकता है। आप अपने घर में 1 किलो चावल बना रहे थे तो आप आधा किलो ही बनाएंगे, 3 पाव ही बनाएंगे, या 900 ग्राम बनाएंगे। समझ में आया? हाँ, तो इसमें उन वस्तुओं को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है शून्य लोच, 5वां टाइप्स, लास्ट, कीमत के आधार पे लोच, शून्य लोच।
ईडी इक्वल टू शून्य होता है, यानी इलास्टिसिटी शून्य होता है। शून्य लोच इसको कहा जाता है, जीरो इलास्टिसिटी, जीरो इलास्टिसिटी। इसके अंतर्गत जब कीमत में परिवर्तन होने से, इसके अंतर्गत जब कीमत में परिवर्तन होने से मांग पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कीमत में परिवर्तन होने से मांग पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे ही शून्य लोच कहा जाता है। हाँ, कीमत बढ़ने या घटने से उसके डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ता है, चाहे वो कीमत बढ़े चाहे कीमत घटे, उसका डिमांड हमेशा एज इट इज बना रहेगा। तो सोच लो वो कौन सी ऐसी सेवाएं होगी, कौन सी ऐसी वस्तु होगी। कई ऐसी वस्तुएं हैं जहां पे कीमत का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, लेकिन सरकारें या संस्थाएं उसका कीमत हमेशा नियंत्रण में रखती है, क्योंकि उसकी कीमत बढ़ने से अन्य वस्तुओं की कीमत और सेवाएं भी बढ़ जाती है। जैसे मान लो एनर्जी है, ऊर्जा, एनर्जी जो बहुत जरूरी है, उसका कीमत बढ़ने से आप सोचो, कल्पना करो, क्या मोटर वाहन चलना बंद हो जाएगा? पता चलेगा नहीं। तेल का कीमत देखो बढ़ गया है, कहां से कहां पहुंच गया है, फिर भी लोग मांग मोटर वाहन कर ही रहे हैं, कम नहीं हुआ है, क्योंकि जरूरी है, उसके बगैर काम चल ही नहीं सकता है। तो प्राइस बढ़ने से भी डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ता है, वो हमेशा डिमांड एक पैरेलल ग्रोथ में रहता है, विकास में रहता है। इसी को कहा जाता है जीरो इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये 5 सब टाइप्स होते हैं प्राइस बेस्ड इलास्टिसिटी के। कीमत आधारित लोच के 5 प्रकार होते हैं, जो आप समझ लिए। इसके शॉर्ट फॉर्म भी देख लिए कैसे। अब आपसे वो जो शॉर्ट फॉर्म है वही पूछ सकता है कि ये किस तरह के लोच को रिप्रेजेंट करता है, इसकी क्या कैरेक्टर है, क्या विशेषता है। तो आप अपने जिहन में इसको बैठा करके रखिएगा। ठीक है, सुनाई दे रहा है आपको? हाँ, नेक्स्ट है हमारा दूसरा जो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी है, वो क्या है? आय के आधार पर, इनकम बेस्ड इलास्टिसिटी। इनकम बेस्ड इलास्टिसिटी, आय के आधार पर कुछ। अब यहाँ पे आय शब्द का मतलब किसी कॉर्पोरेट, किसी प्रोड्यूसर, किसी सेलर का नहीं, बल्कि बायर का, खरीदार का, उपभोक्ता का, कंज्यूमर का आय अगर फ्लक्चुएट करता है, उपभोक्ता का आय अगर फ्लक्चुएट करता है, देन डिमांड भी फ्लक्चुएट करता है। अगर आय घटा तो डिमांड भी घटेगा, अगर आय बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसमें लिख लो, इस इलास्टिसिटी के अंतर्गत आय में प्रतिशत परिवर्तन, आय में प्रतिशत परिवर्तन के मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन दिखाती है। आय में प्रतिशत परिवर्तन मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को दिखाता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का आय 10,000 मंथ था, प्रति मंथ था, और वो बढ़ करके 20,000 हो गया, यानी कि कितना परसेंट इंक्रीज किया? पहले 10,000 कमाता था पर मंथ, अब 20,000 पर मंथ कमाने लगा, तो कितना परसेंट
बढ़ा 100%, यानी 100% इसका आय इनकम बढ़ गया। ऐसी स्थिति में क्या करेगा, डिमांड इसका बढ़ जाएगा। हो सकता है 100% ना बढ़े, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो 100% का उसका आय बढ़ गया तो 100% वो कंजम्पशन भी बढ़ा देगा। 100% नहीं बढ़ाएगा, लेकिन उसके अनुपात में बढ़ जाता है। ठीक है, पहले जहां अगर जब 10,000 कमाता था तो जहां पहले 5,000 खर्च करता था और 5,000 सेविंग करता था, तो 5,000 के जगह पे हो सकता है अब 20,000 कमाने लगा तो हो सकता है वो 10,000 भी खर्च करे, हो सकता है वो 15,000 भी खर्च करने लगे और 5,000 ही सेविंग करे, या हो सकता है कि 8,000 ही खर्च करें। तो ये टोटल के टोटल डिपेंड करता है बायर के इनकम पर या कंज्यूमर के इनकम पर। ठीक है, तो इसको भी हम लोग ऐसे ही निकाल लेते हैं जैसे उसमें निकालते हैं। निकाले थे कीमत लोच, हम लोग निकाले थे। कैसे निकाले थे, कैसे निकाले थे? उसका क्या फॉर्मूला था? उसका फॉर्मूला था मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटा प्रारंभिक बटा आय में प्रतिशत परिवर्तन, सॉरी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। यही था ना कीमत के लोच, प्राइस इलास्टिसिटी जब हमको निकालना होता था आनुपातिक पद्धति या प्रतिशत पद्धति से, तो उसका फॉर्मूला यही था ना कि मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन। तो यहाँ पे कीमत के जगह पे आय कर देना है, यानी कि आय की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन। सेम चीज है, वहां पे सिर्फ कीमत के जगह पे आय अब रख देना है, क्योंकि आय निर्धारक है, डिटरमाइंड फैक्टर इनकम है। वहां पे कीमत था, यहाँ पे इनकम है। तो इनकम बढ़ेगा व्यक्ति का तो कितना वो कंजम्पशन करेगा या कितना खर्च करेगा किसी वस्तु के प्रति, या कितना वस्तुओं के मांग में लोच होगी, ऐसे निकल जाएगा। तो इसमें भी मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन निकालने के लिए हमको पहले इसका मात्रा का अनुपात निकालना होगा। तो मात्रा का अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वर्तमान मांग यानी परिवर्तित मांग माइनस पूर्ववर्ती मांग। यही न था कि अगर 10 से बढ़ करके कोई वस्तु का मांग 20 हो गया है तो हम 20 माइनस 10 करेंगे। अगर 10 से घट करके 5 हो गया है तो हम 5 माइनस फिर 10 करेंगे, यानी -5। तो सेम सिचुएशन यहां भी है, यहां पे भी मांग की मात्रा अनुपातिक परिवर्तन निकालने के लिए हमको पहले ये निकालना होगा। तो पहले परिवर्तन निकालेंगे, उसके बाद मान लो कि 10 था बढ़ करके 20 हो गया तो हो गया 20 माइनस 10 बराबर 10। तो 10 बटा पूर्ववर्ती मांग 10, 10 बटा 10 यानी 1। तो मांग में अनुपातिक परिवर्तन 1 हो गया। अगर मांग 10 से बढ़कर 20 हो जाता है तो हुआ। तो उसी तरह से आय में भी निकालेंगे कि मान लो आय 10 रुपए था और घट करके या बढ़ करके जो हो गया, तो उसमें से फिर निकाल करके और हम यहाँ पे पुट कर देंगे बटा में पूर्ववर्ती आय से करके, और यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो इससे हमारा निकल जाएगा आय का लोच, आय के आधार पर लोच। इसको हम लोग, इसको फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, आपको पता ही है, बटा क्यू बटा इनकम यहाँ पे है तो इन आई कर दीजिए बटा में आई। इसी से हमारा ये निकल जाता है। तो सेम ये फिगर, इसको फॉर्मूला को याद रखना है, यही फॉर्मूला से आपका इनकम बेस्ड इलास्टिसिटी निकल जाता है। ठीक है, ये सब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जब कुछ क्वेश्चन देंगे आप लोग को बनाने के लिए, तो उस समय हम लोग
उस पर बात करेंगे। नेक्स्ट, तीसरा जो इलास्टिसिटी था, मांग का तिर्यक लोच या तिरछी लोच। मांग का तिर्यक लोच या तिरछी लोच, तीसरा प्रकार। ठीक है, इस लोच के अंतर्गत किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा, इस लोच के अंतर्गत किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा अन्य वस्तु की कीमत की या कीमत के अन्य वस्तु के कीमत के अनुपातिक परिवर्तन का प्रतिशत प्रभाव होता है। अनुपातिक परिवर्तन का प्रतिशत प्रभाव होता है। अर्थात इस लोच के अंतर्गत प्रतिस्थापक वस्तु या संपूरक वस्तु, प्रतिस्थापक वस्तु यानी प्रतिस्थापक यानी कि सब्स्टिट्यूशनल गुड्स, जैसे कि चाय नहीं तो कॉफी, मार्कर नहीं तो हाइलाइटर, ट्रेन नहीं तो बस। प्रतिस्थापक, तू नहीं तो वो। तो प्रतिस्थापक वस्तु और संपूरक वस्तु यानी कि दूध और चीनी, चाय और दूध, मतलब एक के कीमत बढ़ने से दूसरे का कीमत स्वाभाविक बढ़ जाएगा। बिना दोनों का कोई काम का ही नहीं है। जैसे कि सीमेंट और ईंट, तो सीमेंट का भाव बढ़ा तो उसका प्रभाव ईंट के मांग पर भी पड़ेगा, वो घट जाएगा। क्योंकि सिर्फ सीमेंट लेकर के क्या करेंगे या सिर्फ ईंट लेकर के क्या करेंगे। समझ में आया? इसको हम कहते हैं संपूरक वस्तु, यानी कि एक दूसरे के बाद ही कोई पूर्ण होता है, उसको हम संपूरक कहते हैं। तो संपूरक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के प्रति किसी वस्तु की मांग की मात्रा के परिवर्तनशीलता को दर्शाती है। किसी वस्तु के मांग की मात्रा की परिवर्तनशीलता को दर्शाती है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, EQX मतलब क्वांटिटी इलास्टिसिटी बाय प्राइस इलास्टिसिटी, यानी कि ये होता है तिर्यक लोच का फॉर्मूला, या तिर्यक लोच का फॉर्मूला कर रहा है ये सिंबल। इलास्टिसिटी, क्वांटिटी और प्राइस, ये दोनों के दोनों ही संपूरक वस्तुओं पर निर्भर करता है। ठीक है, लिख लो। इसके अंतर्गत ये चित्र का ये फॉर्मूला के अंतर्गत x वस्तु की मांग के परिवर्तन को दर्शाता है। x जो है वस्तु की मांग की परिवर्तन बताता है, तो y सॉरी क्या लिखवाए हैं हम यहाँ पे, थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं। क्या लिखवाए?
हाँ, x वस्तु के मांग के परिवर्तन को दर्शाता है, तो वस्तु y की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन को बताता है। वस्तु y भी वस्तु है, x भी वस्तु है, y वस्तु की कीमत के आनुपातिक परिवर्तन को बताता है। यानी एक का कीमत अगर बढ़ा तो दूसरे का मांग पर प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है। इसका भी सेम सिचुएशन है, उसी फॉर्मूला से निकालते हैं हम लोग जैसे वहां पे निकाले थे। ठीक है, इसमें भी सेम फॉर्मूला होता है कि कैसे चेंज हुआ, वही फॉर्मूला निकलेगा। तो एक का आनुपातिक परिवर्तन निकाल लेंगे और दूसरे का आनुपातिक परिवर्तन निकाल लेंगे और उसको बट्टा से कर देंगे और हमारा निकल जाएगा। अब इसका जो हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस पे जो क्वेश्चन बनेंगे आपके कॉन्सेप्ट के लिए वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो ये देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस बेस्ड, इनकम बेस्ड एंड सब्स्टिट्यूशनल एंड संपूरक वस्तु बेस्ड। ठीक है, ये 3 प्रकार का लोच होता है। अभी तक से आप सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का लोच के बारे में जानते थे कि कीमत के बढ़ने से मांग की लोच में इस बात की चर्चा किए थे कि इलास्टिसिटी के लिए 5 कारक होते हैं, 5 फैक्टर होते हैं जिससे इलास्टिसिटी होता है। उन्हीं 5 फैक्टरों में से को निकाल करके हम लोग 3 वर्ग में उसको बांट दिए हैं। ठीक है, वो 5 फैक्टर कौन कौन सा था आपको याद है जिससे मांग का लोच होता है? पहला कीमत प्राइस, दूसरा उपभोक्ता का आय, तीसरा प्रतिस्थापक और संपूरक वस्तु, चौथा रुचि में परिवर्तन। याद आया? इसका मतलब है आप पढ़ नहीं रहे हैं बिल्कुल। नहीं तो याद क्यों नहीं है? हमको याद है, आपको क्यों नहीं याद है? आपको ज्यादा याद रहना चाहिए ना, परीक्षा तो आपको देना है, हमको तो देना नहीं है। क्या हमको देना है बताइए? परीक्षा तो आपको, एग्जाम तो आपको देना है, तो याद आपको ज्यादा रहना चाहिए ना। तो ये सब जो पिछला क्लास है, पिछले क्लास में जो भी हम लोग बात किए उसको दिमाग में रखिए, उसको याद रखिए, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगा। आगे अभी और हम लोगों को पढ़ना है बहुत कुछ, जिसमें वो सारे के सारे बात आएंगे। अगर वो सब, ये सब फंडामेंटल है, ये सब अगर क्लियर नहीं रहेगा तो आगे बहुत कंफ्यूजन होने लगेगा। तो आप इस सब को एकदम जेहन में रखिए, टिप में रखिए, पूछा गया और तुरंत बता दिए।